सो वेलकम है एपियंस एंड अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हम ईएमएफ के बेस पे करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। थोड़ी बहुत एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, किस तरह से मैग्नेटिक एनर्जी होती है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और देखो पहले ही यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ और ड्रॉ कर रहा हूँ। एक जनरलाइज प्रॉब्लम हम ड्रॉ करके बाद में इसका एक स्पेसिफिक केस देखेंगे जो कि गेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अब देखो एक स्क्वायर लूप है जो कि साइड ए है उसकी। अब साइड ए है उस टाइप का स्क्वायर लूप आपको दिया गया है और वो इनफाइनाइट वायर है, उससे एस डिस्टेंस पे है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि बेसिकली ये वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह से होगा, स्क्वायर लूप है उसमें से बाहर आता हुआ, मतलब कि यहाँ पे इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे बाहर आता हुआ है। अब देखो इसको अगर हम x, y और z इस तरह से एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं तो देखो अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे इसको यहाँ पे देखो इस तरह से कैंची ड्रॉ की थी और इसको काट दिया जाता है। मतलब कि यहाँ पे देखो आपको थोड़ा बहुत लेंथी वे में मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ पहले तो कि प्रॉब्लम क्या कह रहा है। देखो प्रॉब्लम यहाँ पे बता रहा है कि अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए रेजिस्टेंस आर लाइज अ डिस्टेंस एस फ्रॉम इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर दैट कैरीज करंट आई। नाउ समवन कट्स द वायर so that I drops to 0. In what direction does the induced current in a square loop flow and what total charge passes a given point in loop during the time this current flow? क्लियर? तो ये हमें देखना है। तो अब रेजिस्टेंस दिया गया है आपको और आपको फाइंड करना है क्या। देखो इसका रेजिस्टेंस भी दिया गया है R। तो अब हम यहाँ पे सभी चीज़ें हमारी यहाँ पे आ गई है। तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि देखो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा था तो क्या हो रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड है इसका यहाँ से बाहर आ रहा था। तो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है इसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हमें मिल सकता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो मिल रहा था वो यहाँ पे कुछ था, उसके बाद फ्लक्स है वो डायरेक्टली ज़ीरो हो गया। तो फ्लक्स का जो चेंज आएगा तब करंट फ्लो होगा। तो देखो अभी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर आ रहा है इस तरह से और सडनली ये लाइन कट गई। मतलब कि अब सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर लूप बचा, इस तरह से सोचते हैं। तो ये स्क्वायर लूप है उसमें मैग्नेटिक फील्ड अभी कुछ भी नहीं है। तो ये जो चेंज हुआ वो क्या था कि सपोज 5 जो डेल्टा 5 था उसमें क्या चेंज हो गया, 5 फाइनल है वो तो 0 है और इनिशियल है वो आपको कुछ मिल रहा है। तो देखो फ्लक्स फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आपको चेंज मिल जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे हमें कैलकुलेशन पूछी गई है तो हम कैलकुलेट किस तरह से करेंगे। तो देखो पहले हमें इनफाइनाइट वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड μ0 I बाय 2 पाई और ये जो डिस्टेंस है वो हमें पता होना चाहिए 2 पाई z। अब सपोज
ये z एक्सिस पे है तो यहाँ पे z डिस्टेंस लिख देंगे। क्लियर। अब फ्लक्स 5 है वो किस तरह से फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर b डॉट ds। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे सरफेस का तो यहाँ पे देखो एक तो ये dz और dy ये सरफेस एलिमेंट आएगा। तो देखो इंटीग्रेशन म्यू 0 I बाई 2 पाई z, यहाँ पे dz, यहाँ पे dy। तो देखो dy है वो तो आपका a है, तो ये कांस्टेंट यहाँ पे जो भी है वो बाहर लिख देते हैं बाई 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ dz बाई z। एंड इंटीग्रेशन देखो z है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि s डिस्टेंस से लेके लोअर लिमिट s और अपर लिमिट क्या हो गई s प्लस a। क्लियर। अब यहाँ पे म्यू 0 I a बाई 2 पाई और इंटीग्रेशन ये क्या आ जाएगा ln, इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका ln z और यहाँ से s टू s प्लस a। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट पुट कर देते हैं और लिमिट पुट करने से आपको क्या मिल जाएगा, देखो ln s प्लस a बाई s। क्यों, देखो s प्लस a अपर लिमिट है तो इस तरह से आ जाएगा ln s प्लस a माइनस ln s। क्लियर। तो यहाँ पे लॉग में अगर सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो उसको डिवीजन में लिख सकते हैं हम इस तरह से। तो ये बेसिकली क्या आ गया, हमारा फ्लक्स आ गया 5। तो ये फ्लक्स है वो आपको अभी याद रखना है, मेमोराइज करना है कि इस टाइप का जो केस है उसके लिए फ्लक्स है वो इतना आता है। क्लियर। अब उससे आगे चलते हैं, हमें बोला है कि EMF फाइंड करो। सो E इक्वल टू माइनस d5 बाई dt। क्लियर। तो देखो माइनस d5 बाई dt इस तरह से हमें EMF फाइंड करना है। और देखो पहले तो हम करंट किस तरह से फ्लो होगा वो देख लेते हैं, वो एक बार समझ लो कि पहले मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा था, मतलब फ्लक्स यहाँ पे कुछ था, तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था कि जब टाइम इंक्रीज होगा, मतलब कि टाइम के साथ फ्लक्स है वो अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसमें करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में ही रहेगा। तो एक्सटर्नल फील्ड है वो बाहर आता हुआ है और बाद में कट किया जाता है तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो इसमें इस तरह से करंट फ्लो होगा कि ये ट्राई करेगा कि फील्ड लाइन से वो कम ना हो, तो इसमें इस तरह से ही करंट फ्लो होगा। ओके, सो ये है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ईएमएफ फाइंड करने के लिए चेंज इन फ्लक्स हमें फाइंड करना है। तो चेंज इन फ्लक्स से वो क्या आ जाएगा, देखो माइनस ऑफ यहाँ पे म्यू 0 a बाई 2 पाई और ln s प्लस a बाई s और यहाँ पे di बाई dt। क्लियर। इस तरह से लिख सकते हैं हम। अब देखो कि ओके सॉरी, यहाँ पे आपको फाइंड करना है टोटल चार्ज पासिस अ गिवन पॉइंट। टोटल चार्ज आपको फाइंड करना है। तो टोटल चार्ज आप किस तरह से फाइंड करेंगे, मतलब क्यू फाइंड करना है। तो अब देखो आई इंड्यूस क्या होगा, आई इंड्यूस्ड इक्वल टू ई बाई आर। ई बाई आर लिख दिया। अब आई इंड्यूस को इस तरह से लिखा जाएगा डी क्यू बाई डी टी।
और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, माइनस ऑफ म्यू ज़ीरो ए बाई 2 पाई ln s प्लस ए बाई एस प्लस ए बाई एस, और यहाँ पे डी आई बाई डी टी, यहाँ पे r। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इसको यहाँ पे जैसे ही आप इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे देखो चार्ज डी क्यू है, चार्ज यहाँ पे डी क्यू है, उसकी लिमिट आ जाएगी। देखो यहाँ पहले कुछ भी चार्ज नहीं था, उसके बाद चार्ज पास होने लगेगा तो 0 से लेके क्यू तक की लिमिट आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे ये डी टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे क्यू, ओके। और यहाँ पे देखो आप डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा देखो, म्यू ज़ीरो ए बाई 2 पाई आर, यहाँ पे आई ln s प्लस ए बाई एस। क्लियर? तो ये है वो आपका चार्ज आपको मिल गया। क्लियर? तो ये जो चार्ज मिल गया है आपका आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे Q इक्वल टू डेल्टा फाई एम बाई आर, मतलब कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाय आर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाय आर जैसे ही आप करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला कभी कभी पूछा जाता है। अब देखो गेट एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ओके। अब गेट एग्जामिनेशन का जो ये क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि ये जो एस डिस्टेंस है वो आपको डायरेक्टली गिवन था ए, ओके, ये था ए। तो जहां जहां एस है वहां पे डायरेक्टली आपको ए पुट कर देना है। और आपको डायरेक्टली बोला गया था कि ओके, if resistance of loop is R, then amplitude of induced current in the loop। तो एम्पलीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट I इंड्यूस ये फाइंड करना था, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि I इंड्यूस्ड इक्वल टू, देखो यहाँ पे E बाई आर और ये पुट कर दो म्यू ज़ीरो ए बाई 2 पाई, यहाँ पे डी आई बाई डी टी, और यहाँ पे ln s प्लस ए, s की जगह पे a पुट कर दो तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ln 2 आ जाएगा, ln 2s बाई एस ln 2, और यहाँ पे देखो डी आई बाई डी टी। अब ये फॉर्मूला हमें मिल गया। और आपका जो ये गेट 2005 का क्वेश्चन था उसमें करंट आपको दिया गया था I0 कोस ओमेगा टी। तो इसका डी आई बाई डी टी जैसे ही आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा I0 कोस ओमेगा टी, सॉरी यहाँ पे ओमेगा I0 और कोस का हो जाएगा साइन, लेकिन माइनस के साथ।
तो आई इंड्यूस डायरेक्टली आपको अगर लिखना है, आई इंड्यूस इक्वल टू म्यू ज़ीरो ए बाय 2 पाई, यहाँ पे ओमेगा आई ज़ीरो ln 2, और यहाँ पे देखो साइन ओमेगा टी है, लेकिन हमें क्या बोला है कि एम्पलीट्यूड लिखना है आप लोगों को। तो देखो म्यू ज़ीरो ए आई ज़ीरो ओमेगा और 2 पाई और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका आर आ गया, क्लियर, ई बाई आर। तो आपका जो ये ऑप्शन है ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, करेक्ट आंसर इज ए। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या बताया कि आपको पहले एक एग्जाम्पल मैंने करवाया, उसके बेस पे वो जनरलाइज एग्जाम्पल था। यहाँ पे अगर a की जगह पे 2a दिया गया होता तो यहाँ पे आपको क्या आता, log 3 दिया गया होता, तो आपका ऑप्शन है उसमें सिर्फ log 3 ही आता। तो जनरलाइज वे में आप प्रॉब्लम जैसे ही सोल्व करना सीख लेंगे तो आपको डायरेक्टली ही पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है। अब डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखते हैं रिलेटेड टू इंड्यूस करंट एंड ईएमएफ। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया था। तो उसमें क्या कह रहा है कि अ मेटल रोड ए बी रोटेट्स क्लॉकवाइज इन प्लेन ऑफ पेपर अबाउट द एंड बी। मतलब कि पहले तो एक रोड ड्रॉ कर लेते हैं, ये ए एंड है, ये है बी, और यहाँ पे बी एंड के अबाउट ये रोटेट हो रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर नॉर्मली। ओके, और ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे आउटसाइड द पेपर है। तो the end B about which the rod rotates will be positive with respect to the end A, negative with respect to end A, या दूसरे दो ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो हमारा फॉर्मूला था कि E इक्वल टू इंटीग्रेशन V क्रॉस B डॉट DL। तो यहाँ पे जैसे ही आप V क्रॉस B करेंगे तो V इक्वल टू हमें पता है, देखो E इक्वल टू V मीन्स क्या होगा, ओमेगा L, ओमेगा L होगा। तो यहाँ पे ओमेगा क्रॉस B की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, देखो ये है नीचे की साइड ओमेगा है, ओके, तो इस तरह से हो जाएगा ओमेगा क्रॉस बी। ओके, देखो ओमेगा है वो इस साइड है और बी कर्ल करना है आपको फिंगर्स को। तो जैसे ही आप ओमेगा की डायरेक्शन में फिंगर रखते हैं और बी की डायरेक्शन में कर्ल करते हैं तो देखो आपका जो थंब है वो इस साइड आ जाएगा। क्लियर? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? देखो ओमेगा है वो इस साइड है, बी बाहर है, तो ए से बी, देखो ये ए है, यहाँ पे बी है, तो थंब इस साइड आ रहा है। क्लियर? ये थंब की डायरेक्शन आ गई। अब देखो यहाँ पे सपोज ये है हमारा x
वाई जेड डायरेक्शन, या तो आप सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ओमेगा बी और एल स्क्वायर बाई 2 ये आपका ईएमएफ मिल जाएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, और आपको पहले पूछा क्या है, देखो एंड बी अबाउट विच द रोड रोटेट्स विल बी पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू एंड ए, नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एंड ए। तो मैंने बोला था कि थंब की जो डायरेक्शन आ रही है उसमें जो थंब का हेड होगा वो पॉजिटिव होगा बैटरी का, और ये है वो नेगेटिव शो कर रहा होगा। क्लियर? मतलब कि रोड है वो इस तरह से कंडीशन में आता है, ये पॉइंट बी है, ये ए है, और यहाँ पे ये ओमेगा की डायरेक्शन हो गई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो किस तरह से आप देखो ओमेगा है वो नीचे जा रहा है, बी ऊपर आ रहा है, मतलब कि आप कर्ल करेंगे तो देखो इस तरह से कर्ल हो रहा है, तो थंब है वो ए से बी जा रहा है आपका थंब। क्लियर? तो इस तरह से होगा। ओके, तो ये थोड़ा कछुआ जैसा हो गया है, लेकिन आप ये फिंगर सोच लो, ये थंब सोच लो। क्लियर? तो ए से बी तक आपका थंब जा रहा है, तो थंब का हेड आ रहा है बी की साइड, तो बी है वो बैटरी का पॉजिटिव हो गया, तो बी है वो पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए हो गया। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। क्लियर? अब एक और यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि सपोज रोड है वो आपका मूव कर रहा है अबाउट द सेंटर, ये बी है, ये ए है, और आपको फाइंड करना है क्या, ई बी ए, ये ई बी ए आपको फाइंड करना है। तो आप पहले क्या करो, देखो ये जो मिड पॉइंट है उसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे सपोज ये ओमेगा है और यहाँ पे सपोज मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है बी। तो आप क्या करो, देखो पहले ई ए एम, ये मिड पॉइंट एम सोच लो, तो ये आप कैलकुलेट करो, उसके बाद ई एम बी कैलकुलेट करो। तो ई ए एम जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम, देखो 0 टू, सॉरी यहां पे ई बी से लेके ए तक का कैलकुलेट करना है, तो पहले हम क्या करें, बी से 0 तक का कैलकुलेट करते हैं। ई बी एम मतलब कि -L/2 से 0। ओके, -L/2 से 0 आप कैलकुलेट करो, और यहाँ पे V क्रॉस B डॉट DL आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इसको 0 कंसिडर करते हैं, तो ये -L/2 हो जाएगा और ये +L/2 मिल जाएगा। तो V इक्वल टू ओमेगा L आ जाएगा, और ओमेगा क्रॉस B मतलब कि यहाँ पे ओमेगा B L²/2। अब यहाँ पे -L/2 से 0। अब पहले एक बार ये कैलकुलेट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा B, और देखो 0 और यहाँ से -L/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -L²/4 और यहाँ पे 2 मतलब कि L²/8। अब E M A कैलकुलेट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 0 से लेके L/2, और ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ओमेगा B और L²/2, तो L² में यहाँ पे
वैल्यू पुट करो तो एल स्क्वायर बाय यहाँ पे 4, मतलब कि यहाँ पे 8 लिख सकते हैं। तो इसको अब प्लस कर दो, ई बी ए इक्वल टू ई बी एम प्लस ई एम ए इक्वल टू 0 मिल जाएगा आपको। तो इसका मतलब है कि अगर मिड पॉइंट के अराउंड रोटेशन हो रहा है तो यहाँ पे किस तरह से बैटरी फॉर्म हो रही होगी। देखो मिड पॉइंट के अराउंड रोटेशन हो रहा है तो देखो एक बार क्या होगा, ये पॉजिटिव, सपोज ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो दोनों बैटरीज है वो इन्वर्टली लगाई गई है, मतलब कि इस तरह से हो गया कि ये 5 वोल्ट है, यहाँ पे ये 5 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ पे कुछ सच एज ईएमएफ फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर। अब अगर यहाँ पे ये जो मिड पॉइंट है वो आपको डिफरेंट पॉइंट पे गिवन है, मिड पॉइंट पे नहीं गिवन है, और रोटेशन आपका रोड है वो इस तरह से कर रहा है, सपोज ओके, इसको अगर आप 0 कंसीडर करते हैं तो ये L/4 और ये है वो 3L/4 है, इस तरह से कंसीडर करना है आपको। तो अब क्या होगा कि अब आपका जो ईएमएफ है वो 0 नहीं आएगा। सो ई बी एम कैलकुलेट आप करेंगे तो देखो ओमेगा बी और एल स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे -L/4 से लेके 0, तो ओमेगा बी बाई यहाँ पे 2 एल स्क्वायर बाई 16, और यहाँ पे एम ए क्या आ जाएगा, ओमेगा बी और एल स्क्वायर बाई 2, मतलब कि 0 से लेके 3L/4। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट करो तो क्या आ जाएगा, ओमेगा बी और यहाँ पे 9L² × 16। अब इसको अगर आप प्लस करेंगे तो आप कहीं कुछ वैल्यूज़ है वो डिफरेंट मिलेगी। कि आपकी वैल्यूज़ है वो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, देखो ये 9 है और यहाँ पे सिंपली, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं करना था, यहाँ पे माइनस करना था, तो ये 9 है, 9 टाइम्स है और ये है 1 टाइम, तो यहाँ पे 8 ओमेगा बी L² बाई 2 × 16। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, 4, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये बैटरी है उसका वोल्टेज ज़्यादा है और इसका वोल्टेज कम है, इस तरह की इमेजिनरी बैटरी यहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो आपको ये पता चलना चाहिए। अब देखो दूसरे जो ऑप्शंस है, मतलब कि दूसरे जो क्वेश्चंस है हमारे लिए वो किस तरह के हैं कि सपोज एक ये रीजन है, मैं यहाँ पे ओवरव्यू बता रहा हूँ क्वेश्चंस का। ये रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है और एक रोड है वो इस तरह से आपको गिवन है। ओके, रोड है वो पी क्यू गिवन है। ओके, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। तो ओके, तो आपको डिफरेंट वेव फॉर्म्स किस तरह से आते हैं वो देखना है। और ये एक सर्कल फॉर्म कर रहा है इस तरह का, और इसकी रोटेशन है वो
ओमेगा दी गई है। ओके, so a uniform and constant magnetic field B coming out of the plane, सॉरी यहाँ पे बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्रॉस नहीं आएगा, यहाँ पे डॉट आएगा, तो ये आपको एज्यूम कर लेना है अभी। तो अभी क्या करना है कि आपको डिफरेंट ग्राफ है वो गिवन है। देखो ये है 0, यहाँ पे है Q, और डिफरेंट ग्राफ गिवन है। ए ऑप्शन है वो दिया गया है इस तरह से EPQ विथ टाइम t, बी ऑप्शन क्या गिवन है? बी ऑप्शन में स्क्वायर वेव ही प्रेजेंट है, लेकिन इस तरह के स्क्वायर वेव प्रेजेंट है। ओके, स्क्वायर वेव लेकिन ओनली पॉजिटिव। ओके, सी ऑप्शन क्या है? ट्रायंगुलर वेव्स, और डी ऑप्शन है उसमें है साइन वेव। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है बेसिकली, कि जब ये इस साइड रोटेट कर रहा है, ओके, अब रोड है आपका, ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो इनिशियली क्या होगा? देखो यहाँ पे तो मैग्नेटिक, मतलब यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो हम बात क्या करेंगे कि ये Q पॉइंट है, यहाँ पे ये जो Q पॉइंट है ये P है, यहाँ पे ये Q है, तो ये Q पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है वो 0 है, तो यहाँ पे लिखो, या यहाँ पे Q लिख दूँ तो ये सेम ही बात हो गई। क्लियर? तो अब P से Q तक का आपको अगर वोल्टेज निकालना है, मतलब कि EMF निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि देखो फिंगर्स ओमेगा क्रॉस B में इस तरह से, देखो ओमेगा अपवर्ड साइड जा रहा है B, तो इस साइड थंब हमारा आएगा, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अब जैसे ही देखो ये पॉजिटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इनिशियली क्या होगा? देखो EPQ, तो इनिशियली आपको कुछ वैल्यूज यहाँ पे मिलेगी, मतलब कि आपका जो PQ है उसके बीच में बैटरी जो फॉर्म हो रही है वो माइनस और प्लस हो रही है। अब जैसे ही P बाहर आ जाएगा, देखो यहाँ से अब दूसरी सिचुएशन में ड्रॉ करते हैं, इस तरह से ये P है और यहाँ पे Q है। ओके, तो देखो अब यहाँ पे P है और ये Q है, तो यहाँ के अपवर्ड साइड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो आपको Q यहाँ पे सोचना है और P यहाँ पे सोचना है। तो क्या हो जाएगा कि फिर से जो Q है, ओके, Q है वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, ओमेगा क्रॉस। ओके, यहाँ पे ओमेगा क्रॉस P इस तरह से लिख देंगे, तो हमारा देखो P है उसकी साइन है वो डिफरेंट आ जाएगी। सो P एक बार देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बार ये है बैटरी, वो पॉजिटिव नेगेटिव हो रही है और दूसरी बार नेगेटिव पॉजिटिव हो रही है, मतलब कि आप ओमेगा क्रॉस B करो, ओमेगा क्रॉस B आप करो, तो एक बार क्या आ जाएगा? देखो आपका थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड साइड है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड साइड है,
और आपका जो ओमेगा है वो आप करेंगे इस तरह से कर्ल, तो P से Q तक थंब आ रहा है, तो ये माइनस ये प्लस। ओके, अब दूसरी बार आप करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है वो 0, यहाँ पे देखो ये 0 हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब Q पॉइंट है वो अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड में चला जाएगा, तो Q पॉइंट अगर मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो क्या देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि आप जैसे ही थंब देखो इस तरह से आप Q यहाँ पे है, अब Q इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, तो दूसरी सिचुएशन में क्या होगा, ये Q घूमता हुआ यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे Q आ गया, यहाँ पे P आ गया। तो जैसे ही आप देखो ओमेगा तो अपवर्ड साइड ही है, ओके, और यहाँ पे देखो सॉरी इस रिस्पेक्ट में हमें बात करनी है, तो P के कोरस्पोंडिंग हमें अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे ओमेगा कंसिडरेशन करेंगे, तो इस तरह से P पॉजिटिव हो जाएगा, Q नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे भी क्या होगा, देखो यहाँ पे Q पॉइंट आ गया तो Q पॉजिटिव हो गया, P नेगेटिव हो गया, और इन दोनों के बीच में एक कंडीशन आएगी, ये जब यहाँ पे दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, मतलब कि बाउंड्री पे है, तो यहाँ पे 0 वोल्टेज आ जाएगा, मतलब 0 क्रॉस कर रहा है। तो एक बार यहाँ पे ये पॉजिटिव बैटरी मिल रही है, दूसरी बार यहाँ पे नेगेटिव मिल रही है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। देखो ये बेसिकली इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करने की ज़रूरत है, कुछ भी आपको डायरेक्टली पॉजिटिव नेगेटिव और साइन से ही आपको पता चलना चाहिए। मतलब कि आप जैसे ही फिंगर्स को कर्ल करेंगे, देखो ओमेगा है डाउनवर्ड साइड, बी है बाहर आता हुआ, तो आपका जो एंड है पी, ओके, यहाँ पे पी है वो थंब इस तरह से कर्ल करेंगे तो पी क्यू उसमें पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएगा, और फिर से ये क्यू है वो घूमता हुआ यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो फिर से ये क्यू पी है वो साइन चेंज कर लेंगे, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर वेव आपको मिल रहा है। देखो ट्रायंगुलर वेव नहीं मिल सकते हैं, ये मतलब कि ट्रायंगुलर वेव है, इसका मतलब देखो अगर यहाँ पे ये आंसर क्यों सही नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये ऑप्शन मतलब क्यू है वो गिवन ही नहीं होता, ये रोड है वो हाफ होता, तो आपका ये ऑप्शन सही है कि ये एक बार पॉजिटिव आ रहा है फिर 0 हो जा रहा है, बाद में पॉजिटिव आ रहा है। देखो इस तरह की अगर कंडीशन होती, आपका रोड यहाँ से इतना ही होता, तो एक बार यहाँ से ये बाहर आ गया, मतलब कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, यहाँ ही है, तो ये आंसर आपका सही होता, तो आंसर ये बी सही होता। लेकिन अभी के लिए आपका आंसर ए सही है। क्लियर? तो ये डी आंसर तो कभी भी आ ही नहीं सकता है। तो इस तरह से आपको सोचना है और देखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन से वो नेट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, आपको होमवर्क के लिए मिल जाएंगे। और पीडीएफ जो मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ वो आपको देखनी है, एक बार सोचना है। अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहा है तो आपको मुझे मैसेज करना है, ग्रुप में डाल दो कि ये क्वेश्चन मुझसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, किसी ने सोल्व किया है तो आपको फोटो भेज देगा। तो अब बात करते हैं हम म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। और इसके जो प्रॉब्लम्स है वो अभी बचे हैं, लेकिन इसके प्रॉब्लम से वो आपको होमवर्क एज अ होमवर्क में दे दूंगा। तो आपको थोड़ा आपका माइंड है वो किस तरह से चलता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे, वो देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे देखो सॉरी एक बात मैं बताना भूल गया कि एक कंडीशन, ये जो इनिशियली क्वेश्चन मैंने करवाया उसमें इस तरह से भी उसमें इस तरह से भी बोला गया है कि यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर आता हुआ है,
ये है साइड है, ये है, इसको अगर v वेलोसिटी से राइट साइड में मूव करवा रहा हूं, ओके, v वेलोसिटी से राइट साइड एंड पैरेलल टू वायर, तो इसमें क्या ईएमएफ जनरेट होगा। अब देखो इसमें क्या ईएमएफ जनरेट होगा, कुछ भी ईएमएफ जनरेशन, यहाँ पे ईएमएफ जनरेशन, यहाँ पे क्या होगा, 0, कुछ भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट डिस्टेंस पे है। यहाँ पे अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो देखो ये वायर इनफाइनाइट लेंथ तक जा रहा है, तो इसका ये जो पूरा वायर है, ओके, ये पूरा आई करंट है इसमें पास हो रहा है। अब ये पाथ है पैरेलल टू दिस वायर, उसमें सभी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है, इसका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, μ0 I बाई 2 पाई, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सपोज सेम रहता है s या तो a, तो ये जो डिस्टेंस सेम रहता है तो कुछ भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड का चेंज नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो ईएमएफ जनरेशन होगा ही नहीं। सो टाइम के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो चेंज हो रही है, फ्लक्स से वो चेंज हो रहा है, तभी ही यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा, अदरवाइज ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे होमवर्क में कि ईएमएफ कभी इस टाइप के क्वेश्चन में जनरेट ही नहीं हो पा रहा हो। तो ये आपको बेसिकली मैंने 2 फॉर्मूला बताया है, उससे ही सभी क्वेश्चन है वो सोल्व होने वाले हैं। सो अब बात करते हैं हम म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस की। तो देखो इंडक्टेंस समझने से पहले हम बात करते हैं बेसिक कंपोनेंट्स जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, LC&R, मतलब कि इंडक्टेंस, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। सो कैपेसिटर है C, ओके, कैपेसिटर रिप्रेजेंट होता है C से, और कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर, तो इंडक्टर है वो क्या स्टोर कर रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी। अब ये दोनों एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, तो रेजिस्टर है वो डिसिपेशन कर रहा है, मतलब कि वो वेस्ट कर रहा है एनर्जी का। अब टोटल एनर्जी अगर हम बात करें तो देखो बेसिकली मैकेनिक्स में किस तरह से दिखाई जाती है, हाफ mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी PE जो भी आपकी है वो। अब देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो अब यहाँ पे ये जो टर्म है वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी शो कर रहा होगा, और ये है वो पोटेंशियल एनर्जी शो कर रहा होगा। क्लियर? तो अब इसका मतलब क्या है कि आप कभी भी अगर आपको पूछा जाए इक्विवेलेंसी, तो आप इक्विवेलेंसी इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सपोज हाफ LI² इक्वल टू हाफ mv² है, तो इसका मतलब है कि L रिप्रेजेंट कर रहा है M, मतलब कि यहाँ पे मास की जगह पे ये जो इंडक्टेंस है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब कि जो इक्विवेलेंसी है वो मैं बता रहा हूँ, करंट है, ये वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट अगर है तो वो Q। तो देखो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं, तो I इक्वल टू dQ/dt होता है, वैसे ही V इक्वल टू dx/dt होता है। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में इस टाइप के मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के दोनों मिक्सचर से कॉमन सेंस के क्वेश्चन से वो पूछे जाते हैं, जो कि आपने अगर नहीं किए हैं तो आपको उस टाइम पे पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। क्लियर? अब देखो सेल्फ इंडक्टेंस है वो एक प्योरली जियोमेट्रिकल फैक्टर होता है, पैरामीटर होता है, वो किसी भी मतलब कि वो कोई भी दूसरे पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ शेप, साइज एंड मीडियम ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है। तो देखो इंडक्टर है वो इस तरह से ड्रॉ किया जाता है,
तो ये शेप, साइज और मीडियम ऑफ कॉइल उस पर ही डिपेंड करता है। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो हमें पता है कि फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव करंट होता है। अब वो प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम कोई भी एक पैरामीटर लिखते हैं, सपोज यहाँ पे L लिख दिया है, तो L है वो बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस शो कर रहा है। इसका मतलब है कि सपोज एक ये कॉइल है, इसमें इस तरह से करंट जा रहा है, तो ये करंट है वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड है इसके साथ ही मतलब इसके साथ ही इंटरेक्शन करता है, और इसके साथ ही इंटरेक्ट करके अगर देखो इनिशियली जैसे ही आप करंट बढ़ाते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, और एक बड़ा लूप सोचते हैं, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से होगा, देखो यहाँ पे अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ से बाहर आ रहा है और यहाँ से अंदर जा रहा है। क्लियर? अब यहाँ से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको इस तरह से सोचा जा सकता है। तो देखो ये एक पीछे का पोर्शन है, इस तरह से सोचते हैं, 3D में आपको थोड़ा सोचना होगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसका मतलब है कि इसका खुद का ही मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। अब जैसे ही करंट आप बढ़ाएंगे तो क्या करेगा कि करंट आप बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसमें से जो पास हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये जो पास हो रही है, ये फील्ड लाइन से उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो जैसे ही मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था कि इस जियोमेट्री में लूप में इस तरह से करंट फ्लो होगा कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो उसको कम करने की ट्राई करेगा। तो यहाँ पे अगर करंट बढ़ा रहे हैं तो उसका जो इफेक्ट क्या आएगा कि आपने करंट बढ़ाया, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसमें इस तरह से करंट जनरेट होगा, इसमें इस तरह से करंट जनरेट होगा कि वो जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसको ओपोज करता हो, इसलिए इसको बैक ईएमएफ भी बोला जाता है। क्लियर? इसलिए इसको बैक ईएमएफ भी बोला जाता है। तो ये क्या शो कर रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, वो उसी को ही क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। और इंडक्टेंस है उसका यूनिट भी मैंने बताया है कि हेनरी होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी होगी। तो यहाँ पे देखो d∅dt हो गया, तो फाई अगर आप लिखते हैं तो एल आई यहाँ पे पुट कर दो, एल है वो कांस्टेंट होता है तो -L di/dt। अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो अगर आपको कभी भी ये फाइंड करना है तो इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स है उसमें जैसे जैसे फॉर्मूला है वो यूज़ होगा वो मैं आपको बताता जाऊँगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है कि जब कभी भी देखो इसमें क्या हो रहा था, लूप का खुद का ही मैग्नेटिक फील्ड उसी के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। इसमें क्या हो रहा है कि एक लूप है वो थोड़ा लार्ज है, एक स्मॉल है। देखो दोनों इक्वल साइज के भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इक्वल साइज के नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे एक जनरलाइज केस ले लिया है कि अगर लूप अलग अलग हो सकते हैं तो क्या होगा। तो एक लार्ज लूप है और एक स्मॉल लूप है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई स्मॉल, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई लार्ज। अब अगर आपको फ्लक्स फाइंड करना है लार्ज का तो क्या कर सकते हैं, देखो लार्ज का फ्लक्स आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी फील्ड लाइन से इसमें से पास हो रही है। अब इसमें से फील्ड लाइंस पास हो रही है तो एरिया किसका होगा, एरिया होगा लार्ज का और मैग्नेटिक फील्ड होगा स्मॉल का। तो स्मॉल का मैग्नेटिक फील्ड BS और DS मतलब कि एरिया ऑफ द
लार्ज कोइल। अब फाई लार्ज इज प्रोपोर्शनल टू आई स्मॉल, तो ये इसलिए ये क्यों हो गया, देखो जब भी आप लूप के बारे में आप बात करेंगे तो म्यू 0 आई बाय 2r इस तरह से उसके सेंटर पे डिपेंडेंसी होगी। अब ये दोनों चीज़ें हैं वो तो फिक्स है, तो डिपेंडेंसी डायरेक्टली करंट पे आ जाएगी, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सो BS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्मॉल। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, देखो फ्लक्स होगा फाई का, मतलब फ्लक्स 5 है लार्ज का, उसमें प्रोपोर्शनलिटी किसकी आ रही है, देखो आई स्मॉल की, मतलब करंट पास हो रहा है स्मॉल में ज़्यादा, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके कोरस्पॉन्डिंग ज़्यादा होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग फील्ड लाइन्स इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और उसी एरिया में से सेम एरिया में से फील्ड लाइन्स ज़्यादा पास होगी तो फ्लक्स भी ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ से ये φ2 इक्वल टू MI1 लिखा है, इसका मतलब है M है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब कि एक दूसरे की इफेक्ट हो रही है, तो एक दूसरे की इफेक्ट यहाँ पे हो रही है, और यहाँ पे 3 स्टेटमेंट मैंने लिख दिए हैं। तो यहाँ पे देखो, इफ करंट ऑफ 2 coils आर इंटरचेंज देन देयर फ्लक्सेस आर ऑल्सो इंटरचेंज, मतलब कि सपोज इसमें इस तरह के लूप है, इसमें I1 करंट जा रहा है और इसमें I2 करंट जा रहा है। ओके, या तो इस तरह से सोच लो आप कि इसमें I करंट जा रहा है, इसमें 2 टाइम्स I करंट जा रहा है, तो इसकी वजह से इसमें जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो, और अगर यहाँ पे करंट है इसके इंटरचेंज, इसमें I करंट ले लो, इसमें 2I करंट ले लो, तो इसकी वजह से इसमें जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो दोनों आपको सेम ही वैल्यू देंगे। क्लियर, मतलब करंट है वो आपने इंटरचेंज कर दिया तो फ्लक्स भी उसके इंटरचेंज हो जाएंगे। क्लियर। अब देखो एक और बात की स्मॉलर कॉन्फ़िगरेशन होगी, मतलब कि कोई स्मॉल लूप है, या तो जैसे ही मैंने बताया कि फाइनाइट वायर है, तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो क्योंकि देखो उसमें क्या होता है कि उसके एंड यहाँ पे इतना ही वायर है, ले लिया हमने, अगर इनफाइनाइट नहीं लिया तो इसके एंड में से, एंड है वो सर्कुलर होता है, तो उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ पे भी थोड़ी शेप चेंज हो जाता है, तो वो आप हर बार कंसिडरेशन में नहीं ले सकते प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, उसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या आता है कि स्मॉलर कॉन्फ़िगरेशन में हर बार मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या दिया गया है, स्मॉलर कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, उसमें आपको करंट दिया गया होता है कि सपोज स्मॉल लूप हैविंग करंट I। ओके, तो स्मॉल लूप हैविंग करंट I आपने ले लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो प्रॉब्लम है इसमें इस तरह दे दिया है कि स्मॉल लूप हैविंग करंट I एंड फाइंड द फ्लक्स फाई थ्रू लार्ज लूप। अब इसमें क्या होगा कि स्मॉलर लूप है, उसमें जो आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जो स्मॉल लूप का करंट दिया होता है ना, उसे हम लार्ज लूप का करंट कंसीडर करते हैं, और जो फ्लक्स है वो स्मॉल लूप में से फाइंड करते हैं। मतलब करंट है वो स्मॉल का था, अब हमने वही करंट लार्ज में ले लिया, तो फ्लक्स है जो स्मॉल में से पास हो रहा है वो हमें मिल जाएगा, तो वही आपका आंसर होगा। क्लियर। अगर ये बात आपको समझ नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम सोल्व जब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब आपको ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये एनर्जी होती है मैग्नेटिक एनर्जी, वो होगी ½ Li²। सो L इक्वल टू क्या होगा, 2UM/I²। क्लियर। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे दूसरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में CV इक्वल टू Q, और या तो देखो
यहाँ पे हाफ सी वी स्क्वेयर लिखा है, इसकी जगह पे क्यू स्क्वेयर बाई 2c लिख सकते हैं हम। तो ये भी इसी फॉर्मूला का पार्ट है, क्योंकि क्यू स्क्वेयर बाई 2c क्यों लिख दिया हमने, देखो यहाँ पे c मल्टीप्लाई कर दो तो सी स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई 2c हो गया, सी स्क्वेयर वी स्क्वेयर इक्वल टू क्यू स्क्वेयर। ओके, सी वी इक्वल टू क्यू होगा। तो आप सी वी की याद रखो, इसलिए आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे देखो आपको ये जो एनर्जी है वो याद रखनी है। अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया गया है और एनर्जी फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूला से एनर्जी पता है आपको, मैग्नेटिक एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, करंट पता है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। और अदरवाइज आपको एनर्जी फाइंड करनी है, एल एंड आई पता है, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो दोनों फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन आपको इंटर कन्वर्टेड मतलब करना आना चाहिए, समझ रहे। तो अभी आज के लेक्चर में हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम्स जो भी है वो करेंगे, और उसके बाद डायरेक्टली ही हम मैक्सवेल इक्वेशन पे चले जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैक्सवेल इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये जो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे करवाई है वो याद रखो। और एक बार मैं आपको ये भी सजेस्ट कर दूंगा कि ईएमटी का जो मैंने बेसिक करवाया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड जो भी यहाँ पे कर्ल एंड डाइवर्जेंस के फॉर्मूलाज मैंने लिखाए थे, वो फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। अभी ईएमटी के जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के पोर्शन में मैं ट्राई करूँगा कि आपको ईजीएस्ट वे में समझ आ जाए। अदरवाइज अगर आपने बेसिक्स अच्छे से नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगा। आपको ही ये पूरा प्रोसेस करना है, याद आपको ही रखना है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको समझाने के लिए ही हूँ। तो आप अच्छे से बेसिक पढ़ के आओ नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर से जो भी हो रहा है स्टार्ट, उसमें से 3 to 4 क्वेश्चन है वो मिनिमम आपको एग्जामिनेशन में आएंगे, तो वो आपको करना ही करना है। और थोड़ा पोर्शन है वो लेंदी भी होगा, हार्ड भी होगा, तो आपको ये याद भी रखना है कि कौन सी चीज़ क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, ई क्या है, बी क्या है, म्यू ज़ीरो क्या है, म्यू आर क्या है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवाइज करो, पेपर सोल्व करो। एक ही मंथ बचा है अभी, तो एक मंथ में जितना हो सके उतना पेपर सोल्व कर लो। आप पेपर है वो पूरा का पूरा रट्टा मार लो, अदरवाइज जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस है वो भी आपको नहीं आएंगे, दूसरे बच्चों को आ जाएंगे। तो आपको रिपीटेड क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए। तो एक अलग से बुक बना लो और आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। अभी रिवीजन का टाइम है, तो जो भी सब्जेक्ट हमने ख़त्म किए हैं, क्वांटम मैकेनिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने, तो क्वांटम मैकेनिक्स से लेके आप अब तक जो भी सब्जेक्ट करवाए हैं ये रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। और अभी भी जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो सभी सब्जेक्ट्स है वो भी साथ में आप रिवाइज करो। क्लियर? थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।